आजादी सिर्फ एक झंडा नहीं होती, वो विश्वास होता है कि हमारा कल सुरक्षित होगा। 1971 में बांग्लादेश को शायद यही विश्वास मिला था जिसके दम पर वो आज तक चलता चला आया। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में केवल सरकार नहीं गिरी, गिरा है तो कानून, गिरी है तो अर्थव्यवस्था और गिरा है तो सिर्फ और सिर्फ मनोबल उस देश का जो शायद तरक्की के मामले में बहुत आगे जा सकता था। आज का ये वीडियो किसी के पक्ष में नहीं है, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई के पक्ष में है। 1971 का एक युद्ध नहीं था, वो शायद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मानव संकट था, जिसमें करोड़ों लोग घर छोड़कर भारत आए, महिलाओं के साथ हिंसा हुई और लोगों को जिंदा जला दिया गया। बांग्लादेश में ये जो युद्ध था और ये जो हिंसा थी, ये किसी एक धर्म के नाम पर नहीं थी, धर्म के नाम पर हो रहे एक अत्याचार के खिलाफ थी, जो शायद आगे चलकर धर्मनिरपेक्षता का शब्द बना, जिसके बदौलत देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में लड़ाई इस बात की है कि इसी शब्द को हटा दिया जाए। बांग्लादेश की लड़ाई बाहर से नहीं, अंदर से शुरू हुई। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद उसकी राजनीति में एक खालीपन सा आया। उसी खालीपन को भरने के लिए देश में बाहरी ताकतों ने भी धीरे धीरे मोर्चा संभालना शुरू कर दिए, जिससे देश में हिंसा और धर्म के नाम पर उत्पीड़न शुरू हो गया। जो आज हम बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न देख रहे हैं, ये शायद एक दिन का नहीं, ये दशकों से चली आ रही व्यवस्था का ही परिणाम। देश में शेख मुजीब के बाद उनकी लड़की शेख हसीना ने जब कमान संभाली, तो वो एक सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं थी, शायद वो भावनात्मक एक नेता थी, क्योंकि शेख हसीना ने अपना पूरा परिवार उसी बांग्लादेश की हिंसा में खो दिया था। और शायद उनकी शक्ति का एक कारण भी था, वो कारण था डर। डर किस बात का कि कहीं देश कट्टरपंथों के हाथ में न चला जाए। शेख हसीना के इसी डर ने उनकी सत्ता को लंबा तक खींच दिया, और जब लंबे समय तक एक सत्ता चलती है तो तानाशाही में बदल जाती है। इसी तानाशाही से शायद शेख हसीना ने अपना वो मनोबल खो दिया जिसकी बदौलत वो सत्ता में आई थी। मामला लौटा कोटा आंदोलन पर। कोटा आंदोलन सिर्फ नौकरियों का मुद्दा नहीं था, ये शायद उन नौजवानों की आवाज थी जो पढ़े लिखे थे, उनकी आवाज को सुना नहीं गया। सरकार ने बातचीत करने के रास्ते को छोड़कर अपनी तानाशाही और अपनी ताकत को चुना। शायद यही वो समय था जब बात सरकार के हाथ से लगभग पूरी तरह निकल चुकी थी। एक देश सिर्फ एक प्रधानमंत्री का नहीं होता, वो होता है समाज, संस्थाएं और विश्वास। लेकिन 5 अगस्त के बाद शायद ये तीनों बांग्लादेश से गायब हो चुके थे। और जब एक देश पीछे हटता है तो उसकी जनता आगे आती है। और इन्हीं सब के बीच में एक ऐसा वाकया हुआ जो शायद शब्दों से बयां कर पाना या बता पाना बेहद मुश्किल है। एक नौजवान जिसकी धार्मिक पहचान ही उसके लिए अपराध बन गई। भीड़ ने उसे इंसान नहीं समझा, वो जिंदा था, और उसे पेड़ में बांधकर जिंदा ही जला दिया गया। यह कोई संकेत नहीं था, यह उस पल का संकेत था जब कानून व्यवस्था बांग्लादेश में पूरी तरह खत्म हो चुकी। यह सिर्फ बांग्लादेश की कहानी नहीं, यह हर उस जगह की कहानी है जहां डर रहता है। क्योंकि जब डर होता है तो सबसे पहले अल्पसंख्यक ही निशाना बनते हैं, और जब अल्पसंख्यक निशाना बनते हैं तो उनकी पहचान सबसे पहले आती है, उसके बाद उनका घर, और सबसे बाद में उनका इंसान होने का अधिकार। जो लड़का जलाया गया वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था, वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक चेतावनी था, वो एक धब्बा था बांग्लादेश के ऊपर, जो ये बता रहा था कि अब वहां की कानून व्यवस्था और वहां की भीड़ किसी के बस की नहीं। बांग्लादेश की अस्थिरता सिर्फ उसकी समस्या नहीं है, ये भारत के लिए भी चिंता का सबब है। 4000 किलोमीटर की लगती हुई सीमा, नॉर्थ ईस्ट और सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ये सब भारत के बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। और बांग्लादेश का चीन की ओर बढ़ता हुआ झुकाव शायद भारत के लिए और तनाव भरा हो सकता है। जब किसी देश में भीड़ ये तय करने लगे कि वहां कौन दोषी है और कौन जिंदा रहेगा, तब ये समझ लीजिए उस देश में सरकार नहीं रहती, रहता है तो सिर्फ और सिर्फ डर। और ये जब डर रहता है तो सिर्फ निशाने पर आता है अल्पसंख्यक, और यही अल्पसंख्यक जब निशाने पर आ जाता है तो उस सरकार की सारी व्यवस्थाएं, इंसानियत और आत्माएं सब जलकर राख हो जाती हैं। कल सवाल यह नहीं होगा कि कौन हिंदू और कौन मुस्लिम, कल सवाल यह होगा कि अगला, जैसे उस व्यक्ति को जला दिया गया, इस तरह की घटनाएं अगर लगातार देश में होने लगे तो ये समझिए कि आप भी उस नंबर से बहुत ज्यादा दूर नहीं हैं। क्योंकि चुप्पी और शांति और मौन तीनों न्यूट्रल होते हैं, लेकिन असल मायनों में वही सबसे घातक होता है।